एस्ट्रो लिस्टिंग के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दिस इज ज्ञान शर्मा। आज हमारे बीच में इंडिया की बहुत ही फेमस विख्यात केपी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी हैं और ये बहुत ही अनुभवी हैं। इनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके बहुत सारे क्लाइंट देश विदेश में हैं और इनको बहुत करीब 35 साल से भी ज्यादा का वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी का अनुभव है। नमस्ते दीदी, आपका स्वागत है। नमस्ते। मेरे को शर्म आ जाती है बार बार। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप डिजर्व करती हैं बिल्कुल। नहीं, तो आज का हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो उसका टॉपिक का टाइटल है संतान योग। सो आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारे कपल होते हैं जिनके संतान नहीं होती और बहुत परेशान रहते हैं। वो तरह तरह से डॉक्टरों के पास जाते हैं, तरह तरह से इलाज कराते रहते हैं बहुत तरीके से, और वो ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि संतान योग मेरी कुंडली में है भी कि नहीं है। तो आज सबसे पहला कुछ प्रश्न दीदी हमारा यही है कि ऐसे केपी एस्ट्रोलॉजी की सहायता से कैसे पता किया जा सकता है कि किसी की कुंडली में संतान योग है और या नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे संतान की समस्या जो अभी उभर कर ज्यादा आई है इन दिनों, मतलब कि संतान नहीं हो पाती है, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो लड़के लड़कियां बहुत पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाई में कैरियर बनाने में अपना टाइम लगा देते हैं, मैरिजेस लेट होने लगी है। मतलब लड़कियों की शादी भी 25 से 30 साल की उम्र पर आ गई है, उससे पहले तो होती नहीं और भी लेट हो सकती है। तो उसके कारण बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लेडीज को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और शादी के बाद फिर वो थोड़ा सा टाइम भी मांगते हैं एक दूसरे को के साथ टाइम पास करने का या व्यतीत करने का, तो उसमें भी और 1-2 साल लेट कर देते हैं। और जब वो चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे हों, तब उनको पता लगता है कि उनके कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आखिर ये हमारा जो संतान उत्पादक जो अंग है उसकी भी अपनी सीमाएं हैं और उसका कार्य क्षेत्र जो है स्त्रियों के लिए विशेष रूप से मैं बताऊं 10-12 साल की उम्र के बाद से शुरू हो जाता है, वो तैयार होने लग जाती है 18-20 साल की, और लेट हो जाते हैं तो बहुत दिन तक अगर हमारे शरीर के किसी अंग को काम में नहीं लिया जाता तो वो बेकार सा होने लगता है। इसलिए आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही ज्यादा हर जगह, और इंडिया में भी बहुत आती है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे बच्चा कब होगा, आप सब बच्चे नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे हम एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी देखते हैं। ये तो हुए सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस ये रहते हैं कि जब हम कुंडली मिलान ही करते हैं, लोग इतना ध्यान नहीं देते, जब कुंडली मिलान करने जाते हैं तो बस उनके गुण मिलान कर दिए, मंगल दोष देख लिया और हो गया। लेकिन उनको संतान योग भी कुंडली में उसी समय देख लेना चाहिए, क्योंकि आखिर आगे चलना है। तो संतान देखने के लिए हमको सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए कि 5th हाउस पर कौन सी राशि बैठी हुई है। मेष, सिंह, मिथुन और कन्या, ये बैरन साइन मानी गई है, बैरन राशियां। अगर ये 5th हाउस पर होती हैं तो ये अक्सर संतानोत्पादन में परेशानी लाती है। 5th या 11th हाउस दोनों में से किसी भी भाव पर हो सकती है। दूसरे ग्रह शनि और बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है। यदि ये अकेले ही बैठे रहते हैं पंचम भाव में तो ये संतान उत्पादन में बहुत ही रुकावट पैदा करते हैं या नहीं होने देते। हाँ, अगर ये किसी अन्य ग्रह के साथ, जैसे सूर्य है, मंगल है, चंद्र है, मतलब पुरुष ग्रह या स्त्री ग्रह किसी के भी साथ होते हैं तो इनकी कैपेसिटी पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वरना अकेले अगर ये बैठे हों तो इनको नपुंसक ग्रह माना गया है। तो ये तो दो मेन रीजन हो गए। तीसरी बात ये होती है कि कृष्णमूर्ति जी के अनुसार 5th हाउस का सबलॉर्ड हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए। ये चीज हमने देख ली, उसके बाद हम सबसे पहले सबलॉर्ड देख लें कि वो कहीं बैरन साइन में तो नहीं है, मेष, सिंह, मिथुन या कन्या, इनमें से किसी भी साइन में नहीं है कि नहीं, या वो कहीं बुध या शनि तो नहीं है, या फिर बुध और शनि के साथ तो नहीं है। और 2, 5 और 11 ये भाव हमारे संतान के माने गए। पांचवा भाव तो इम्पोर्टेंट है ही सही, और फर्स्ट चाइल्ड के लिए है, क्योंकि संतान होती है तो हमारे कुटुंबों में वृद्धि होती है, परिवार में। तो 2nd हाउस को भी हम उस संक्षेप में ले ले, उस परिप्रेक्ष्य में ले लेते हैं। और 11th हाउस जो है एक तरह से हमारी मनोकामना पूर्ति का भी होता है, और 11th हाउस हमारे लाइफ पार्टनर का 5th हाउस भी होता है। तो ये चीज जो है हमें
लेडीज की कुंडली में स्पेशली देख लेनी चाहिए लड़की की, अगर कि भाई उसका जो 5th हाउस का सब लॉर्ड है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं 2, 5 और 11 को, और बैरन साइन में तो नहीं है या बैरन प्लैनेट तो नहीं है। तो इससे हमें काफी हद तक हिंट मिल जाता है। अगर वो 4th हाउस को कर रहा है, मतलब सिग्निफाई कर रहा है, 5th हाउस को नहीं कर रहा है, ये भी ठीक नहीं है, मुश्किल आती है संतान में उत्पन्न होने में। और फर्स्ट चाइल्ड के लिए स्पेशली 5th हाउस, सेकेंड चाइल्ड के लिए 7th हाउस, और थर्ड चाइल्ड के लिए 9th हाउस, मतलब छोटे भाई से छोटा या छोटा बच्चा। और इसमें अगर कंसीव भी होता है तो भी हम उसको मान लेते हैं, कंसीव करने के बाद अबॉर्शन अगर हो जाता है तो उसको हम मानेंगे कि भाई, फिर वो हमें काउंट करना पड़ता है उसी हिसाब से। किसी कई बार होते हैं ना IVF वगैरह करवाने जाते हैं, नॉर्मल नहीं कंडीशंस में होते हैं, तो IVF फेल हो जाता है कई बार, तो उसको हम मानते हैं क्योंकि वो चाहे कुछ ही मंथ्स का रहा हो लेकिन रहता तो है। तो उस चीज को भी हमें बारीकी से देखना चाहिए कुंडली में, और पूछ लेना चाहिए उनसे, और स्पेशली लेडीज की कुंडली से तो ज्यादा अच्छा रहता है। और उसके अलावा जो दशा अंतरदशा हमारी चलती है उसको भी हम जरूर देखें कि दशा अंतरदशा फेवरेबल है कि नहीं, सेकेंड हाउस से जुड़ी है कि नहीं, 5th हाउस से जुड़ी है कि नहीं, 11th हाउस से जुड़ी है कि नहीं। सेकेंड या थर्ड चाइल्ड के लिए भी हम 7th या 9th हाउस देख सकते हैं, लेकिन हमें 5th हाउस तो हमेशा काउंट करना ही पड़ता है, क्योंकि वो तो स्थायी रूप से संतान का भाव है। इस तरह से हम देख लेते हैं कि भाई संतान होगी या नहीं होगी। अगर वो इनके नेगेशन हाउसेस से जुड़ते हैं, इट मीन्स कि संतान होने में परेशानी है। इसमें दीदी ट्रांजिट का भी कोई महत्व है? ट्रांजिट का हम लोग गुरु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहता है संतान पक्ष के लिए। वैदिक में भी माना जाता है, कृष्णमूर्ति जी भी इसको फॉलो करते हैं कि कुछ ग्रहों को स्वाभाविक पावर मिली हुई है या उनकी विशेषज्ञता है। तो गुरु जो है विवाह का भी कारक है तो संतान का भी कारक है, शुक्र संतान विवाह का कारक है, सॉरी, ये चीजें हमें देख लेनी पड़ती हैं। मंगल और शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें उनका बल देख लेना चाहिए। इसी प्रकार संतान के लिए हमें गुरु का गोचर या गुरु का बल भी कुंडली में सामान्य रूप से देख ही लेना चाहिए कि गुरु क्या कह रहा है। अगर गुरु थोड़ा सहायक सिद्ध होता है तो उसके उपाय वगैरह करने से, कुछ करने से मतलब सफलता प्राप्त हो जाती है। गुरु का गोचर अगर 5th, 2nd और 11th में है तो काफी हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल भी होता है या उसकी दृष्टि भी हो, तब भी अच्छा है। पर दृष्टि हो, फर्स्ट चाइल्ड है तो उसकी दृष्टि कहीं से भी 11th से भी हो सकती है, लग्न से भी हो सकती है, 9th हाउस से भी हो सकती है, तो दृष्टि भी उसकी मायने रखती है। या फिर वो किसी 5th हाउस से कनेक्टेड ग्रह के नक्षत्र में भी हो सकता है गोचर में, तब भी वो काम कर जाता है। बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए किसी के संतान का योग है लेकिन बहुत डिले हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली टाइम भी कैसे पता कर सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी से? संतान का टाइम कब होगा, कब होएगी संतान? टाइम के लिए तो हमें सबसे पहले तो प्रॉमिस ही देखना पड़ेगा। जी, प्रॉमिस हमें देखना बहुत जरूरी है। प्रॉमिस होगा और फिर हम दशा अंतरदशा से ही कैलकुलेट करते हैं कि अंतरदशाओं में कौन सा टाइम फेवरेबल आ जाता है। ये हमें देख के ही पता लगता है कि संतान योग कब है जी, और वो फ्रूटफुल होगा भी कि नहीं होगा। कई बार कंसीव तो करते हैं और लेकिन नहीं हो पाते हैं, या ऐसा अक्सर हमने देखा गया है कि जब वो नहीं चाह रहे थे तो उनके होने के जैसे हुए चांसेस, और जब वो चाह रहे हैं तो उनके नहीं हो रहे हैं। इसमें बहुत कुछ आपके कर्म और भाग्य का सिद्धांत जो है वो भी काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल है। कि जो अमीर और पैसे वाले हैं वो एक एक बच्चे के लिए तरसते हैं, और जो गरीब है जिसके खाने को नहीं है वो पूरी खड़ी हो जाती है। सही बात है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ लोगों के संतान का योग नहीं है, संतान हो भी नहीं रही है, तो उनके लिए नॉर्मली ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अडॉप्ट करते हैं बेबी को या फिर सरोगेसी में जाते हैं। तो इसको भी कुंडली में देखा जा सकता है क्या? हाँ, सरोगेसी को बिल्कुल देखा जा सकता है। इसके ऊपर एक हमने काफी पहले बनाया भी था, वीडियो एक बनाया था। तो और इसके लिए जो है एडॉप्शन का भी एक वो है जो अलग से दिख जाता है। एडॉप्शन के लिए हमारी कुंडली में 5th हाउस के नेगेशन हाउस 4th हाउस, ओके, है ना, और 9th हाउस का नेगेशन हाउस 8th हाउस ऑफ, क्योंकि 8th हाउस जो है
हमारे गुप्त अंगों का भी है या हमारे संतान कारक अंगों का भी है, विशेष रूप से स्त्री की कुंडली में। तो हम ये देख सकते हैं कि 8th हाउस और 4th हाउस अगर ऑपरेट हो रहे हैं और जिस समय उनको संतान की इच्छा हो रही है या वो चाह रहे हैं गोद लेना, तो उसकी यदि दशा अंतर्दशा उस समय चल रही होती है, तो ऐसे व्यक्ति, और इनके संतान हो ही नहीं रही है, उन्होंने कोशिश भी कर ली है लेकिन वो असफल रहे हैं, उन्होंने आईवीएफ करवा लिया है। सरोगेसी के लिए जाना बहुत मतलब साधारण काम नहीं है, बहुत खर्चा होता है उसमें और हर एक के बस की बात भी नहीं रहती है। तो कोशिश यही होती है कि अडॉप्शन कर लिया जाए, कई लोग कर लेते हैं। तो 4th हाउस और 8th हाउस जुड़ता है उसमें और 11th जुड़ता है। 11th इसलिए जुड़ता है क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ति होती है संतान सुख की, लेकिन ये आवश्यक नहीं होता कि संतान से उन्हें सुख प्राप्त ही हो। कभी कभी हमारी कुंडली में 5th हाउस ऑपरेट ही नहीं होता, तो हम अगर बच्चा एक तो मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है, और अगर मिलता भी है तो उसमें मतलब कभी वो बीमार रहता है, कभी वो ठीक से उसका बड़ा होके ना ठीक से पढ़ाई कर पाता है, तो उस समय उसके साथ भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि उनकी कुंडली में अगर संतान सुख है दूसरे से, दूसरी एडॉप्शन के बाद तभी उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं ऑर्फनेज वगैरह, वहां पर भी जाकर वो बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं या कुछ ना कुछ मन को संतोष करने के लिए कर सकते हैं। तो संतान सुख के लिए 11वां हाउस भी अच्छे से ऑपरेट होना चाहिए। जी बिल्कुल, 11th हाउस होना चाहिए, मनोकामना पूर्ति है। और दोनों का मतलब पति पत्नी दोनों का 5th और 11th हाउस वेल पॉजिटेड हो, उसमें पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, कोई रुकावट नहीं हो, और जो स्वाभाविक ग्रह हैं, ऐसा नहीं है कि बुध की महादशा में किसी को संतान नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये दोनों अकेले जब रहते हैं और संतान के कारक बनते हैं तब ये सक्षम नहीं होते, ये चीज हमें देखने वाली। जी बहुत बढ़िया। और जैसे आपने बताया कि पत्नी की कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट है संतान के लिए, तो सबसे पहले पत्नी की ही कुंडली देखनी चाहिए कि फिर दोनों की भी देखनी चाहिए, दोनों के में संतान योग है कि नहीं? दोनों की कुंडली हम इक्वली देखते हैं। ओके। अगर कोई चाहता है कि मुझे बच्चे के बारे में पूछना है तो हम कहते हैं दोनों की कुंडली दिखाओ, दोनों की कुंडली से जज हो जाता है, दोनों की से, क्योंकि इसकी जो लड़के की कुंडली है उससे भी पता लग जाता है कभी कभी कि उसके संतान योग नहीं है या संतान सुख नहीं है ना, या उसमें किसी तरह की कोई कमी भी हो सकती है, और लड़की की कुंडली इंडिविजुअल। तो दोनों कुंडलियों को हमें इंडिविजुअली देखना है, और किस दशाओं से भी हमें पता लग जाता है कि दशा फेवरेबल चल रही है कि नहीं। तो आप देखेंगे अक्सर हमने ये देखा है कि उनके जब संतान नहीं हो रही होती है तो उनके दोनों के ही कुंडली में फेवरेबल नहीं चल रहे होते हैं पीरियड्स, और जो कॉमन पीरियड आता है जब होने वाली होती है तो वो कॉमन पीरियड आता है, तो वही हम निकाल के फिर उनको बता देते हैं कि ये पीरियड आपके लिए अच्छा है, इस पीरियड में आप ट्राई करें तो आपको संतान सुख मिल सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जन्म लेने का जन्म। और एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है जो कि मैं हमेशा पूछता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बर्थ डिटेल्स नहीं होते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं, तो उनके लिए क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है केपी में? बिल्कुल किया जा सकता है उनके लिए, उसमें फिर मेल फीमेल का कुछ नहीं है, कोई भी पूछ सकता है प्रश्न, और उसके लिए भी हम लोग 5th हाउस का सबलॉर्ड ही देखते हैं। लेकिन प्रश्न कुंडली में थोड़ा सा फर्क आता है कि प्रश्न कुंडली में जो प्रश्न पूछा गया है वो उस 5th हाउस का सबलॉर्ड एक तो रिट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए जी, या रिट्रोग्रेड प्लैनेट के नक्षत्र में नहीं होना चाहिए जी, है ना, और वो किसी न किसी तरह से 2, 5 या 11 भाव से जुड़ना चाहिए। ये 3 शर्तें यदि पूरी होती हैं तो संतान योग हाँ में है, वरना ना में है। बहुत क्लियर आंसर उनका आ जाता है। बहुत बढ़िया दीदी, आप जो सूत्र बताती है ना वो इतने टू द पॉइंट होते हैं कि मतलब किसी को बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि इसका क्वेश्चन हाँ में होगा या थोड़ा बहुत हाँ में होगा, लेकिन आपके जो सूत्र हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के, आपने जो अध्ययन किया है वो इतने क्लियर हैं कि वो हम सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। सच में मेरे को भी ये सूत्र जो हैं इतने एक्यूरेट आते हैं कि आदमी को बताने में भी कॉन्फिडेंस आता है, और अगर वो सही निकलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल हम जो प्रश्न कुंडली का कोर्स कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें
या बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और हमारे किसी भी दर्शक को, किसी भी मित्र को अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो वो दीदी से संपर्क करें। उनका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट यहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप उनसे संपर्क करें। और दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में थैंक आने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यू। ओके।